नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों एक कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राव सिरदारों को लेकर कहा कि राव राजपूत समाज प्राचीन काल से ही अपना राष्ट्र धर्म निभाता आ रहा है तथा राष्ट्र धर्म से दूर होने वालों को भी राष्ट्र धर्म की याद दिलाता आ रहा है। अब मुख्यमंत्री जी के इस बयान के बाद चूंकि मैं भी राव सिरदार हूं, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फॉलोअर्स के मैसेजेस आने लगे कि राव राजपूतों का इतिहास क्या है, इस पर भी थोड़ी जानकारी दीजिए। वैसे मैं इस विषय का ज्ञाता तो नहीं, लेकिन मेरे अनुभव में जो कुछ मुझे ज्ञात है और मेरी सामान्य बुद्धि से जो कुछ मुझे समझ आया है, मैं उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज हम राव सिरदार, जिन्हें राव राजपूतों के रूप में भी जाना जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राव शब्द के विषय में जानते हैं। तो राव एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है जिसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकलते हैं और इस शब्द का उपयोग मान सम्मान देने के लिए पदवी के तौर पर तथा सरनेम के तौर पर मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत, यादव और कुछ हद तक मुसलमान समाज में भी है। साथ ही अन्य समाजों में भी अलग अलग कारणों से नाम के पीछे या नाम के आगे इस राव शब्द को उपयोग में लिया जाता है। सामान्य रूप से कौन कौन से राव हैं, यदि उसका एक वर्गीकरण करें तो इस प्रकार से हो सकता है: राव सिरदार, राजपूत राजाओं में उपाधि के तौर पर राव, दक्षिण भारत में राव, वंशावली लेखक बड़वाजी राव और कुछ अन्य राव। देखिए मित्रों, समाजशास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो श्रेष्ठ है हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है और जो श्रेष्ठ नहीं है लोग उससे दूर रहते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से यदि राव शब्द की बात करूं तो इस शब्द इतना समृद्ध और सम्माननीय है कि इसके किसी के साथ जुड़ने मात्र से ही बुद्धि, तेज, शौर्य, चातुर्य, ऐश्वर्य, सम्मान और क्षत्रियत्व का भाव जुड़ता है। इसीलिए प्राचीन समय में जो सफल होता था वो अपने नाम के साथ राव शब्द जोड़ता था, और या कोई सम्माननीय होता था तो दूसरे लोग भी उसे राव कहकर पुकारा करते थे। मैं आपको जो मूल राव हैं ऐसे राव सिरदारों के विषय में अंत में बताऊंगा। उससे पहले राव शब्द कहां कहां सरनेम, उपाधि या सम्मान के रूप में उपयोग में हो रहा है उसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूत राजाओं में एक उपाधि के तौर पर राव। तो राजपूत सिरदारों की अलग अलग शाखाओं, वंश, गोत्रों में उनके जो बड़े राज परिवार हैं, जो रियासतदार हैं, जो जागीरदार हैं, जो बहुत सम्माननीय हैं, उन्हें एक उपाधि के तौर पर राव की पदवी दी जाती थी। बहुत जगह राज परिवारों में जो सदस्य गद्दी पर बैठता था उसे राव की उपाधि दी जाती थी या वह स्वयं भी यह पदवी धारण करता था। इसके अलावा मध्यकाल में राज परिवारों में जो बड़ा पुत्र है उसे राव एवं छोटे पुत्र को रावत कहने की परंपरा थी। इस प्रकार से देखें तो जोधपुर के संस्थापक राजा जोधा राठौर सिरदार थे, लेकिन उन्हें राव की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्हें राव जोधा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार शेखावटी के संस्थापक शेखावत सिरदार थे, लेकिन उन्हें भी राजा बनने के बाद राव टाइटल प्राप्त हुआ, तो उन्हें आज हम राव शेखा के तौर पर ही जानते हैं। इसी प्रकार गुजरात के सोलंकी सिरदारों को भी कहीं कहीं राव कहा गया है। एक और उदाहरण दूं तो बांसवाड़ा में घड़ी जागीरी के सिरदारों का वंश चौहान था, उन्हें भी राव की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए इस वंश के सभी राजा राव साहब के तौर पर जाने गए। अब बात करते हैं वंशावली लेखक बड़वाजी राव की। तो हिंदुओं में वंशावली लेखन का कार्य बहुत जटिल माना गया है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हर वंश, गोत्र, गांव, परिवार आदि का इतिहास लिखना, उसे सुरक्षित रखना, उसे लगातार अपडेट करते रहना कोई सामान्य कार्य नहीं है। इसलिए जो लोग ये काम कर रहे हैं उनमें बुद्धि, चातुर्य, धैर्य, विवेक और निष्ठा ये तत्व मौजूद हैं, ये बात तो सिद्ध होती है। भारत में मुख्य रूप से यह कार्य बड़वा जाति के लोग करते हैं और बड़वा समाज का जो व्यक्ति यह कार्य करता है उन्हें बड़वाजी कहा जाता है। अब बड़वाजी अथवा बड़वा समाज के लोग जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो सम्मान में यजमानों ने उन्हें राव कहना अथवा रावजी कहना प्रारंभ कर दिया। तब से वे भी अपने नाम के साथ समाज के साथ राव अथवा रावजी जोड़ने लगे। स्वयं राव सिरदार एवं राजपूत सिरदार भी बड़वाओं को इस प्रकार का सम्मान देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बड़वाजी राव सिरदारों से बिल्कुल भिन्न है। दोनों में सामाजिक अथवा विवाह आदि संबंध नहीं है, बल्कि राव सिरदारों की वंशावली का कार्य भी बड़वाजी ही कर रहे हैं और राव सिरदार उन्हें इस कार्य के लिए बहुत ही सम्मान और दक्षिणा देते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के रावों की। तो महाराष्ट्र से ही प्रारंभ करके दक्षिण भारत की यात्रा करें तो यहाँ मराठा, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नामों के पीछे राव शब्द जुड़ना बहुत सामान्य है, फिर चाहे वो राजा हो या सामान्य व्यक्ति। उदाहरण के लिए
बड़ौदा रियासत के मराठा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, आरएसएस प्रमुख मोहनराव भागवत, पेशवा बाजीराव, छत्रपति शिवाजी के मित्र और सूबेदार तानाजीराव मालेसुरे। इसके अलावा जिस प्रकार से गुजरात में पुरुषों के नाम के पीछे भाई लगाते हैं, उसी प्रकार महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत में बहुत सी जगह राव शब्द का उपयोग होता है। जैसे तेलंगाना से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तथा आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामा राव। अब कुछ अन्य रावों की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राव एक श्रेष्ठतम एवं सम्माननीय शब्द है, इसलिए बहुत सी अन्य जातियों के लोगों ने भी अपने हिसाब से इसे धारण किया और दूसरे लोगों के लिए प्रयोग में लिया। हरियाणा और थोड़ा यूपी बेल्ट में देखें तो यादवों को सम्मान में राव कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ढोली, भाट, चरवाहे, मीणा और कुछ अन्य समाज के लोग भी राव सरनेम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मुगल काल में जब राव सरनेम वाले तथा राव पदवी वाले हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूलवाया गया तो उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी राव शब्द को स्वयं से जोड़े रखा। इसलिए आप भारत और विशेष रूप से पाकिस्तान में देखेंगे तो मुसलमानों में भी राव एक पॉपुलर टर्म ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोस्ट सीनियर नेता राव हसीम खान, पाकिस्तान का एक चर्चित पूर्व मेजर जनरल राव फरमान अली खान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक भूतपूर्व फास्ट बॉलर राव इफ्तिकार अंजुम इत्यादि। तो अब अंत में हम राव सिरदारों की बात करते हैं। तो हमने ऊपर जिस प्रकार से रावों का वर्गीकरण किया, इन सभी में यदि कोई आदि राव अर्थात मूल राव है तो वो राव सिरदार है। पुराणों में देखें तो ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों में से एक ऐसे आदि क्षत्रिय आदि राव का नाम आता है। राव सिरदारों का इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है। इन आदि राव की मुख्यतः 4 संतानें थी, बड़ंग, विलास, सार एवं संसेरा। कालांतर में इन 4 संतानों से दूसरी जो संतानें अस्तित्व में आई, वहां से राव सिरदारों का समाज आज के अपने मूल स्वरूप में अस्तित्व में आया। ये राव सिरदार शुरुआत में स्वतंत्र राजवंशों के स्वामी रहे, बाद में जागीरियों के शासक, राज्य के प्रधान, दरबारों के रत्न एवं युद्ध में अग्रिम पंक्ति के हरावल सैनिक। राव सिरदार आदि काल से ही शस्त्र एवं शास्त्र के संपन्न थे। क्योंकि आदि रावों की संतानों को लंबे समय तक शासन का अनुभव था, इसलिए जब वे शासन में नहीं होते थे तब दूसरे राज परिवार उन्हें सलाह, राय, परामर्श एवं सैन्य संचालन के लिए आमंत्रित करते थे। इस प्रकार यहाँ से राव एक विशेष पद के रूप में स्थापित हुआ, जिसको कालांतर में राजपूत सिरदारों ने भी धारण किया। दूसरी ओर प्राचीन समय में क्षत्रिय राजवंशों में शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मणों का हुआ करता था। लेकिन लंबे समय के बाद क्षत्रिय सिरदारों को यह अनुभव हुआ कि उनका समाज भक्ति एवं संन्यास के मार्ग पर अधिक प्रवृत्त हो रहा है और क्षत्रिय जैन एवं बौद्ध मत में अधिक दीक्षित होने लगे हैं। तब क्षत्रियों को शस्त्र एवं शास्त्र का ज्ञान भी क्षत्रिय ही देंगे, इस पर सहमति बनी, ताकि क्षत्रियों को भक्ति एवं संन्यास से विपरीत एक योद्धा अर्जुन के रूप में तैयार किया जा सके। ऐसे में यह कार्य मुख्य रूप से आदि रावों के दायित्व में आया, क्योंकि परम क्षत्रिय होते हुए जो शस्त्र एवं शास्त्र दोनों का कार्य कर सके वे यही लोग थे। साथ ही आदि राव से प्रशिक्षण लेकर आगे जिन जिन दूसरे क्षत्रिय सिरदारों ने भी यह कार्य अपने हाथ में लिया, उन्हें भी राव की उपाधियां प्राप्त हुई। इस प्रकार क्षत्रियों में से ही शस्त्र एवं शास्त्र के विद्वानों का एक वर्ग, एक समाज तैयार हुआ, जिनका कार्य राजपूत बालकों को शिक्षा देना, राजाओं को राय, सलाह, परामर्श देना तथा सेना का मुखिया होना हुआ करता था। उन्हें हम आज राव राजपूत अथवा राव सिरदारों के रूप में जानते हैं। इन राव सिरदारों की गोत्रों और शाखाओं की बात करूं तो कुल 84 गोत्र है, जिनमें से 61 गोत्र सबसे अधिक प्रचलित है। इन सभी गोत्रों का अपना स्वतंत्र इतिहास भी है। इन गोत्रों को सरलता से समझने के लिए 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक आदि राव से जुड़ी गोत्रे, दूसरा राजपूत राजवंशों से जुड़ी गोत्रे। आदि राव से जुड़ी गोत्रे राव सिरदारों की सबसे प्राचीन गोत्रे हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: बड़ंग, विलास, सार, संसेरा एवं लोल। आदि राव की इन संतानों का शासन गुजरात एवं राजस्थान की सीमा के आसपास की भूमि पर हुआ करता था। कालांतर में इन गोत्र के सिरदारों ने जिस भूमि, जिस क्षेत्र, जिस प्रांत से निकास किया और जहां स्थायी हुए, उस क्षेत्र के नाम से उनकी उपशाखाएं अस्तित्व में आई। उदाहरण के लिए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के बड़ंगों ने आज के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर में निकास किया, इसलिए वे सोरठिया राव सिरदार कहे गए।
बाली तहसील के प्राचीन सेवाड़ी नगर के बड़ंग सेवाड़सा के नाम से जाने गए। इसी प्रकार विलास गोत्र के राव सिरदारों को बुटड़ी ठिकाने की जागीरी प्राप्त हुई। तब से वे बुटड़ेसा के नाम से जाने गए। राव सिरदारों में आदि राव से जुड़ी तीसरी गोत्र सार है। इस गोत्र में पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र, पृथ्वीराज रासो के रचयिता, महाकवि तथा परम क्षत्रिय सेनापति चंदबरदाई जी का जन्म हुआ था। राव चंदबरदाई जी की 4 पत्नियां थीं, जिनमें से कुल 15 संतानें हुई थी। इस प्रकार राव चंदबरदाई जी की संतानों से राव सिरदारों की राजौरा जलसार, तलवाड़िया, बरदिया, गंगसार, मंडलिक, माट्याण, मेवा, साकरोदिया एवं सेवलिया एवं चंदावत इस प्रकार से गोत्रे एवं उपशाखाएं अस्तित्व में आई। चौथी आदिराव गोत्र संसेरा है। इन संसेराओं का लुदारा गांव में निकास होने के कारण लुदासरा उपशाखा अस्तित्व में आई। इसी प्रकार धार नगरी के राजा भोज परमार ने अपने सेनापति, सामंत एवं प्रमुख मंत्री राव पिंगल सिंह लोल को तथा राव हंससेन लोल को 12 गांवों की जागीरी के साथ सेवाड़ा का राजा बनाया था। इनके वंशज लोल गोत्र के राव सिरदार कहे जाते हैं। इन लोल सिरदारों के द्वारा बनाई गई बावड़िया, तालाब तथा भगवान शंकर, हनुमान जी और मां भवानी के मंदिर आज भी सेवाड़ा ठिकाने में उपलब्ध हैं। अब आदिराव की 5 गोत्रों एवं उनकी उप गोत्रों के अलावा जो अन्य गोत्र हैं उनकी बात करूं तो उनका सीधा संबंध दूसरे क्षत्रिय सिरदारों, क्षत्रिय राजवंशों से है। जब क्षत्रिय समाज में यह सम्मति बनी कि ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में क्षत्रिय बालकों को शिक्षा देंगे एवं राजाओं को राय परामर्श देंगे, तो उन क्षत्रिय सिरदारों को, जो कि राठौड़ थे, चौहान थे, हाड़ा थे, भाटी थे, सोलंकी थे, उनको राव की पदवियां प्राप्त हुई और आगे चलकर उनके संबंध आदिराव गोत्रों से हुए। यदि आपको संक्षेप में राजपूत सिरदारों के उद्गम वाली राव सिरदारों की गोत्रों के विषय में बताऊं, राजौरा बड़ गुजरों का श्री राम के पुत्र लव से उद्गम है। स्वतम लियाओं का श्री राम के पुत्र कुश से उद्गम है। टाक आमेरा राव सिरदारों का उद्गम कछवा राजपूतों से है। लाखनोतों का उद्गम गौड़ राजा राव लाखा से है। सिंहरों का तंवर राजपूतों से। खिरोड़ियाओं का हाड़ा राजपूतों से। बोरलियाओं का चौहानों से। पितलियाओं का चौहानों की उपशाखा सोनगिरा राजपूतों से। बागड़ियों एवं दत्तासणाओं का सोलंकी राजपूतों से। मरोठियाओं का बंगाल के गौड़ क्षत्रियों से। केलियाओं का चालुक्यों से। राणाओं एवं चित्तौड़ाओं का मेवाड़ के सिसोदियाओं से। सिरोहियाओं एवं घंटालियों का जादवों से। एमलियाओं, अड़सेलाओं एवं सांगेलियाओं का कन्नौज के राठौड़ों से है। सारेसाओं एवं मंडियाओं का प्रतिहार परिहारों से है। हरियाण साओं का भाटियों से है। धवलों का पवारों से है एवं आसोलियाओं का गुजरात के चालुक्यों से है। इसके अलावा भी बहुत सारी गोत्र हैं। सभी के विषय में इस वीडियो में बात नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप इस पर डिटेल अध्ययन करना चाहें तो कुंवर नंद सिंह जी आमेरा की राव राजपूत वंश प्रकाश को रेफर कर सकते हैं। अब राव सिरदारों के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करूं तो इस वंश में महापराक्रमी महाक्षत्रिय राव वेताल भट्ट हो गए। कुंवर मंगल सिंह जी राव ने अपनी पुस्तक प्रमर प्रकाश विलास तेज में प्रमाणित किया है कि राव वेताल भट्ट आदि राव गोत्र विलास बुटरेसा में जन्मे थे। उनके पिता गुजरात और राजस्थान की सीमा के आसपास बनासकांठा एवं पाटन में शासन करते थे। एक समय राव वेताल अपने पिता भीमसेन से रुष्ट होकर उज्जैनी के जंगलों में चले गए। वहां उनकी भेंट उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य से हुई। उस समय शकों के आक्रमण के चलते विक्रमादित्य अपना राज्य खो चुके थे। तब राव वेताल जी ने अपनी बुद्धि एवं शक्ति से सम्राट को उज्जैनी का राज्य वापस दिलवाया। तब विक्रमादित्य ने राव वेताल जी को अपना परम मित्र मानकर उनको धार नगरी का राज्य सौंपा। उनके दरबार के 9 रत्नों में उन्हें शामिल किया तथा उज्जैनी की सीमा का सुरक्षा दायित्व सौंपा। इसके साथ ही उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख क्षत्रिय योद्धाओं को भट्ट की उपाधि दी जाती थी। वर्तमान में भट्ट ब्राह्मणों की एक जाति है, लेकिन प्राचीन समय में ये परम क्षत्रिय योद्धाओं की उपाधि हुआ करती थी। इतिहास में एक से एक क्षत्रिय ऐसे राजा हुए जिनको भट्ट की उपाधि प्राप्त हुई है, जैसे नाग भट्ट, जय भट्ट इत्यादि। तो राव वेताल जी की बहादुरी से प्रभावित होकर सम्राट विक्रमादित्य ने राव वेताल जी को भी भट्ट की उपाधि दी और इस प्रकार राव वेताल यहाँ से वेताल भट्ट के रूप में अधिक जाने गए। राव सिरदारों में से ही एक वर्ग जिनका सीधा संबंध राव वेताल भट्ट से है, उन्होंने कालांतर में राव पहचान को छोड़कर केवल भट्ट को ही उपयोग में रखा।
इस प्रकार ये वर्ग आज भट्ट एवं ब्रह्मभट्ट के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इनके ठिकाने गुजरात में सर्वाधिक है और इनका कल्चर भी राजस्थान के राव सिरदारों से थोड़ा भिन्न है, लेकिन मूलतः ये है तो राव सिरदार ही। इसके अलावा राव सिरदारों के कई ठिकानों के पीछे भी भट्ट शब्द का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है, जैसे भट्टोली, भट्टवाड़ा, भट्टकोटा इत्यादि। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के कालखंड में हिंदी संस्कृत के भट्ट शब्द को भी अंग्रेजी में भाट लिखा गया। इस कारणवश एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और तब से कुछ भाट स्वयं को राव जाति से जोड़ने लग गए। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भट्ट राव और भाट दोनों एक ही हैं। दोनों के बीच आज भी कोई सामाजिक अथवा वैवाहिक संबंध नहीं है, दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। अब राव सिरदारों की जियोग्राफी की बात करें तो अधिकांश राव सिरदार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में विराजमान है। यहाँ राव सिरदारों को राव राजपूत, दसुंदी सिरदार, राव जागीरदार इस प्रकार से जाना जाता है। इस समाज का केंद्र राजस्थान प्रांत माना गया है, इसलिए आप पाएंगे कि राव सिरदार राजस्थान के प्रत्येक आंचल में निवास करते हैं, चाहे वह ढूंढाड़ हो, मारवाड़ हो, शेखावटी हो, हाड़ौती हो, मेवाड़ हो या फिर वागड़ हो। लेकिन गुजरात एवं मध्य प्रदेश में भी इस समाज के कई ठिकाने गांव एवं जागीरियां रही हैं। बाकी रोजगार एवं शिक्षा के चलते आज राव राजपूत समाज के लोग पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व भर में फैले हुए हैं। राव सिरदारों की प्रमुख जागीरियों ठिकानों की बात करूं तो इस विषय में माननीय डॉक्टर अजित सिंह जी राव बताते हैं कि राव सिरदारों के पास सबसे ज्यादा जागीरियां राजस्थान के हाड़ौती में हैं। वहां राव सिरदारों के पास महाराज की पदवियां भी हैं। हाड़ौती के बाद मेवाड़ में और उसके बाद फिर मारवाड़ में। इस प्रकार से ये जागीरियां हैं। राव सिरदारों के प्रमुख टैक्स एवं रेवेन्यू पावर की जागीरियां एवं ठिकाने काशीपुर, हरनावदा, रेवड़िया, राजौरिया, बीबनवा, लुवारिया, भांजनगढ़ एवं चडासना आदि हैं। जैसा हमने पहले बताया, राव सिरदारों के मूल निवास प्राचीन समय में गुजरात और राजस्थान की सीमा के पास के क्षेत्रों में हुआ करते थे। इसका प्रमाण हमें गुजरात के ईडर राजवंश से भी प्राप्त होता है। राव सिरदारों के वंश में ही राव विज्जल हो गए। वे ईडर राजवंश के अंतिम राजा नागदित्य के प्रमुख सेनापति थे। नागदित्य की जब ईडर में हत्या कर दी गई तब राव विज्जल ने ही महारानी शाह को ईडर से सुरक्षित निकाला और आगे फिर मेवाड़ की ओर ले गए। आगे महारानी शाह ने एक पुत्र को जन्म दिया जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। यही बप्पा रावल मेवाड़ के सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। राव विज्जल ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी, उनके लिए सेना तैयार की थी, जिसके कारण भारत पर एक लंबे समय तक इस्लाम का आक्रमण नहीं हो सका। राव विज्जल के सहयोग के कारण ही बप्पा रावल ने चित्तौड़ में शासन स्थापित किया था और राव विज्जल को उन्होंने अपना प्रमुख सामंत नियुक्त करते हुए बदनौर एवं बागौर की जागीरी प्रदान की थी। बड़वाओं की पोथी एवं लोक श्रुतियों से यह भी ज्ञात होता है कि जिस प्रकार से मेवाड़ के राजवंश का संबंध भगवान श्री राम से है, उसी प्रकार विज्जल राव का संबंध राजा दशरथ के प्रधानमंत्री, सलाहकार एवं योद्धा सुमंत जी से है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां जहां श्री राम का वंश चला वहां वहां उनके साथ राव सिरदार सुमंत जी का भी वंश चला। क्योंकि श्री राम जी का यह सिसोदिया वंश बाद में मेवाड़ में स्थायी हुआ, इसलिए राव सिरदारों के ठिकाने भी मेवाड़ में सबसे अधिक हैं। आगे चित्तौड़गढ़ के पास एक जाई ठिकाना है, उसकी बात करूं तो इसकी जागीरी स्वयं रावल रतन सिंह जी ने अपने दो प्रमुख सेनापतियों राव नंदराम सिंह जी एवं राव संग्राम सिंह जी ऐसे दो राव सिरदारों को ताम्रपत्र पर लिखकर प्रदान की थी। इन्हीं दो सेनापतियों के कारण रावल रतन सिंह जी महारानी पद्मिनी से विवाह करके चित्तौड़ लौटने में सफल हुए थे। जाई ठिकानों के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। आगे खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के उस ऐतिहासिक जौहर में 30 से अधिक राव सिरदारनियों ने भी अग्नि स्नान किया था। इसी तरह बप्पा रावल के वंश में आगे महाराणा हम्मीर सिंह जी हुए। उन्होंने राव विज्जल के वंशज राव धीरपाल को कठनिया वाड़ की जागीरी प्रदान की थी। आगे राव विज्जल के वंशजों को उदयपुर के चिकलवास की जागीरी सौंपी गई। हम्मीर सिंह जी ने राव सिरदारों बिज्जल राव के वंशजों को राणा की उपाधि प्रदान की थी। इसीलिए उदयपुर के बहुत से राव सिरदार राणा साहब के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे महाराणा लाखा द्वारा महान योद्धा संत शिरोमणि राव वीरनाथ जी बुटरेसा को राव मादड़ा की जागीरी प्रदान की गई थी। आगे वागड़ की बात करूं तो राव वेताल भट्ट के एक वंशज राव वेण बुटरेसा वर्तमान डूंगरपुर महारावल के जागीरदार थे। जब महारावल के पुत्रों में विवाद चला तो उन्होंने वागड़ के दो भाग कर दिए।
पूर्वी भाग अर्थात आज के बांसवाड़ा को जगमाल को सौंपकर राव डेडा को दीवान एवं प्रमुख सेनापति बना दिया गया। इन्हीं डेडा ने जगमाल को कई युद्ध जितवाए, जिसके कारण राव डेडा को आज के डैयाना सहित 3 अन्य गांवों की जागीरी प्राप्त हुई थी। अब अंत में कुछ अन्य राव सिरदारों की बात करूं तो मेवाड़ राजवंश के अंतिम कवि तथा पृथ्वीराज रासों के संपादक कवि राव मोहन सिंह जी राव सिरदार थे। इसके अलावा प्रसिद्ध गलताजी का निर्माण करवाने वाले जयपुर राजवंश के दीवान राव साहब कृपाराम जी भी राव सिरदार थे। प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर एवं डायरेक्टर गजराज राव भी इसी समाज से हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित एवं फिल्म फेयर जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान से प्रथम 2019 में मिस इंडिया राव सुमन कुंवर भी इसी समाज से हैं। उन्होंने 2019 में भारत का मिस वर्ल्ड में भी प्रतिनिधित्व किया था। राजनीति की बात करें तो राव श्रवण सिंह जी बोडली एवं राव श्रवण सिंह जी डेलवास, राव गोविंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर विराजमान है। साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर एवं शासनिक पदों पर भी राव सिरदारों का वर्चस्व है। मित्रों, राव सिरदारों का इतिहास आप तक पहुंचाने में ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सर्कल में इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। कोई प्रश्न, सुझाव या फीडबैक हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।